तो हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। और थैंक यू वेरी मच कि सबने अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट पर रखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और वीडियो भी हमें अपना म्यूट पे रखेंगे तो अच्छा होगा। कभी कभी बैंडविड्थ का इश्यू होता है और उसकी वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स कीप ऑल ऑफ अस ऑन म्यूट एंड आवर वीडियो एज वेल एज ऑडियो। और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं इस दुनिया में, टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फ्लाई ऐश एंड फ्लाई ऐश कंक्रीट। तो मेरा नाम है मुकुंद जोशी और मैं कंस्ट्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड का डायरेक्टर हूं। आई एम बेस्ड एट नासिक। और हम अब देखेंगे कि इस जर्नी में हमें कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं, एक स्टोरी। और इस स्टोरी में एक दुनिया है और उस दुनिया के एक क्रिएटर है। जैसे पता है, हम हमारी दुनिया के क्रिएटर के बारे में कहते हैं कि ब्रह्मा जी है या विश्वकर्मा जी है, या आप उसे गॉड कहिए या नेचर कहिए। सो देयर इज अ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। अब जिस स्टोरी में हम जा रहे हैं उस स्टोरी में देखते हैं कौन क्रिएटर है। ये एक ऐसी व्यक्ति क्रिएटर है जिसका फोटो यहाँ पर आएगा। याद रखिए, मैं मेरे कहानी की बात कर रहा हूं और इस कहानी में जो क्रिएटर हैं वो रहेंगे आप। तो आप इस दुनिया के जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ क्रिएटर है, और आपके सामने चैलेंज है कि मैं ये वर्ल्ड जो है एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंजीनियर कैसे डिजाइन करने वाला हूं। ओके, तो वी विल सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन आवर वर्ल्ड, ये नई दुनिया। जब हम देखते हैं नेचर कभी भी एक दुनिया को डिजाइन करता है तो वहां पर इवोल्यूशन होता है और उसके साथ में डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। सो एवरीथिंग प्रोग्रेस इज ऑलवेज सपोर्टिंग इकोलॉजी। लेकिन हम जब हमारी दुनिया में देखते हैं, क्या देखते हैं? एक जगह पर प्रोग्रेस है और एक जगह पर इकोलॉजी है, हमारा नेचर है, और दोनों कभी मिल ही नहीं पाते, दोनों के ट्रैक। अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो फिर आपका नेचर कहीं ना कहीं सफर होता है। लेकिन याद रखिए, आप आपके दुनिया के क्रिएटर हैं और आप ऐसी दुनिया डिजाइन करने वाले हो जहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बता रहा हूं एज अ क्रिएटर ऑफ योर ओन वर्ल्ड, जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारे इंजीनियर जो आपकी दुनिया में है उनको बताना कि भाई आपको प्रोग्रेस चाहिए सुपर फास्ट, कैसे रॉकिंग प्रोग्रेस चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको नेचर का भी ख्याल रखना है और आपके दुनिया की जो अर्थ है उसे प्रोटेक्ट करना है। राइट? तो फिर कैसे क्रिएट करेंगे आपकी दुनिया और क्या सलाह देंगे आप आपके दुनिया के सिविल इंजीनियर्स को, ताकि जबरदस्त प्रोग्रेस होती रहे लेकिन उसके साथ आपका नेचर भी प्रोटेक्ट रहे। ठीक है? तो यू आर रेडी टू गो ऑन दिस जर्नी ऑफ क्रिएशन। तो उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट, एक मैजिकल मटेरियल आप देंगे जिससे आप कंक्रीट बना सकते हो आपकी दुनिया में। ओके, और क्या है ये मैजिकल मटेरियल? फ्लाई ऐश, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्यों है ये फ्लाई ऐश इतनी मैजिकल, और क्यों आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं, और आज क्यों सारी दुनिया फ्लाई ऐश के पीछे इतनी दीवानी है? तो लेट्स सी दैट। तो हम इस प्रेजेंटेशन में ये फ्लाई ऐश का सोर्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है। डरिए मत, केमिस्ट्री का नाम लेते तो सबको बहुत बोरिंग लगता है और सबको लगता है कि अभी नहीं मुझे सब सीखना है, बट डोंट वरी, हम इसे बहुत इंटरेस्टिंग करेंगे। केमिस्ट्री, हमारे कंक्रीट की केमिस्ट्री। और फिर हम देखेंगे फिजिक्स, शेप, साइज और ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मैजिकल मटेरियल, क्यों ये मैजिकल हो जाता है। और फिर हम देखेंगे कि अलग अलग इंटरनेशनल कोड्स क्या कहते हैं फ्लाई ऐश के बारे में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं। सो वी बिगिन विथ अवर सोर्स, फ्लाई ऐश कहां से आती है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पॉइंटर स्टार्ट करता हूं, राइट? तो फिर हमें थोड़ी आसानी होगी। यस, तो ये एक है थर्मल पावर स्टेशन। कौन सा थर्मल पावर स्टेशन? कोल बेस्ड, जहां पर कोल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।
दोस्तों हमारे देश में मैक्सिमम पावर हम कोल से ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी हैव ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन अवर कंट्री एंड दैट इज द चीपेस्ट वे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। तो आप इंडिया में कहीं भी जाएंगे, ऑलमोस्ट 145 थर्मल मेगा थर्मल पावर स्टेशन है जहां पर हम कोल को लेकर इस कोल पल्वराइजर में डालते हैं। तो कोल पल्वराइजर में आ गया। पल्वराइजर मींस व्हाट? ग्राइंडिंग। सिंपल, यहां पर कोल का ग्राइंडिंग किया जाता है, पल्वराइज किया जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कोल को आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर आप लेके गए उसे फर्नेस में। फर्नेस में हम क्या करते हैं? कोल को बर्न करते हैं। जब कोल को बर्न करते हैं, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन है, उसे बर्न करते हैं, और वो कार्बन जब बर्न होता है तो हमें हीट देता है और उस हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन 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 जब कार्बन बर्न होता है तो टेम्परेचर क्रिएट होता है इस फर्नेस में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर से कार्बन बर्न होने के बाद जो बचता है, जिसे हम हिंदी में राखाड़ी कहते हैं, राख कहते हैं, ओके, हमें वो वेस्ट लगती है, लेकिन वो वेस्ट है प्योर सिलिका एंड एल्यूमिना। ये वो सिलिका और एल्यूमिना है जिसे ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिला हुआ है, और जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टिव हो गई है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन अवर पोजोलैनिक एक्शन, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से कोल तो बर्न हुआ, नीचे फ्लाई ऐश मिली, और इस फ्लाई ऐश को यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में लाया जाता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स से, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन से, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स, इसको कलेक्ट किया जाता है, और जिसे हम कहते हैं PFA, पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश। और जैसे फ्लैश आगे बढ़ती है, एक एक रो में इसको ट्रैप किया जाता है। तो शुरू में कोर्स पार्टिकल आते हैं, जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो फाइनर पार्टिकल आ जाते हैं, और जो बेस्ट क्वालिटी फ्लैश है दुनिया में, वो तो चिमनी से हवा में निकल जाते हैं, जिसको ट्रैप ही नहीं कर सकते, ओके। और कुछ कुछ आज टेक्नोलॉजीज निकली है जिससे फ्लैश भी ट्रैप होती है, जिसे अल्ट्रा फाइन फ्लैश कहते हैं। तो ये पूरे फ्लैश का सोर्स है अपना थर्मल पावर स्टेशन, जो हमारी कंट्री में बहुत सारे हैं, जिससे ये मैजिकल मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके अंदर क्या है? रिएक्टिव सिलिका एंड रिएक्टिव एल्यूमिना। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखेंगे, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारी बोरिंग कंक्रीट केमिस्ट्री की तरफ, लेकिन हमने क्या कहा, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो ये हमारा जो सीमेंट है दोस्तों, ये घर है, और इस घर में ये 4 भाई रह रहे हैं। तो 3 भाई हैं जो बहुत स्ट्रांग है, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है अपना, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। तो ये तीनों स्ट्रांग भाई हैं जो रियली पार्टिसिपेट करते हैं हमारे हाइड्रेशन प्रोसेस में, और जिससे हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलती है हमको। जो चौथा भाई है, जो हमारे सीमेंट के अंदर रहता है, अपने घर में रहता है सीमेंट के, वो है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। आप कहेंगे कितने बड़े बड़े केमिकल नाम है, आप नाम के पीछे मत जाइए, आप इतना याद रखिए कि चौथा भाई है, ये हाइड्रेशन प्रोसेस को असिस्ट करता है, और जब क्लिंकर फॉर्मेशन होता है तो क्लिंकर फॉर्मेशन को भी ये असिस्ट करता है, ये है इसका रोल। तो हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं ये 3 भाइयों की तरफ। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं C3S, C2S और C3A। और ये तीनों भाई मिलकर जब हमारे कंक्रीट में आते हैं तो क्या करते हैं ये? लेट्स सी अहेड। तो ये है हमारा कंक्रीट, और इस कंक्रीट का आपको इमेजिनेशन करने के लिए आप सोचिए कि आप एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर खड़े हैं, और आपके आंखों के सामने है कंक्रीट मिक्सर, जिसके अंदर गिट्टी गिर रही है, पानी गिर रहा है, सीमेंट गिर रहा है, उसका मिक्सिंग हो रहा है। तो ये जो इक्वल टू साइन दिख रहा है आपको, ये है हमारा कंक्रीट मिक्सर। और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो सीमेंट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट भी सीमेंट है, पहले 2 भाई हमारे सीमेंट के। और जो H है वो है हमारा पानी, H2O। तो हर एक चीज को हमारी सीमेंट केमिस्ट्री में और शॉर्ट करके लिखा जाता है, नहीं तो बहुत लंबे लंबे इक्वेशन हो जाते हैं, राइट। तो ये दोनों मिक्स हो रहे हैं आपके मिक्सर में, आपका मिक्सर रोटेट हो रहा है, आप इमेजिन कर रहे हो पानी और सीमेंट, और जैसे इनका मिक्सिंग हो गया, इसको बाहर निकाला जाता है राइट हैंड साइड, ये है हमारा कंक्रीट।
तो आपका मिक्सर से कंक्रीट बाहर आ रहा है। क्या मिला आपको कंक्रीट में? आपको मिली अर्ली CSH जेल। ये अर्ली CSH जेल मतलब क्या है? ये जेल आपको आपके कंक्रीट में ताकत देती है। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, जो हमारी 3 डे स्ट्रेंथ है, जिससे हम डी शटरिंग करते हैं फटाफट, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन मिलता है। हमारी 7 डे स्ट्रेंथ है। ये दोनों 3 डे स्ट्रेंथ एंड 7 डे स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको मिलती है CSH जेल से। दोस्तों थोड़ा लेफ्ट में आइए और देखिए कौन से भाई ने आपको दी CSH जेल अर्ली? C3S में। जो दूसरा भाई है C2S, दोस्तों ये दोनों भाई मिलकर मैक्सिमम अपना सीमेंट बनता है, ऑलमोस्ट 80 to 85%। तो ये जो दूसरा भाई है उसने थोड़ी डिलेड CSH जेल दी। मटेरियल तो वही है CSH जेल, लेकिन ये डिलेड है, ये स्लो है। कितना स्लो है? इसकी रिएक्शन 3rd डे शुरू होती है धीरे धीरे और 28 डेज पर कंप्लीट होती है। तो आपकी जो 28 डे स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, ये आती है दूसरे भाई से, C2S से। तो ये दोनों भाई मिलकर ये अर्ली और डिलेड CSH जेल हमें देते हैं, जिससे हमको अर्ली स्ट्रेंथ और प्रोग्रेस मिलती है, और फाइनल स्ट्रेंथ मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ योर कंक्रीट, जिसके लिए डिजाइन हुआ है कंक्रीट, वो हमें C2S से मिलती है। लेकिन आपने इधर रेड में कुछ देखा होगा, राइट? और क्यों लाल कलर यूज किया इसको? तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है रियल हीरो आज हमारे प्रेजेंटेशन का। और हिंदी मूवीज में कैसे हीरो थोड़ा लेट में एंट्री लेता है, वैसे भी एंट्री ले रहा है। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और पहले इक्वेशन में 3 मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं, दूसरे इक्वेशन में 1 मॉलिक्यूल क्रिएट होता है। मैं उसको हमेशा एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं कि हमारा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर अर्जुना था, आपको याद है? रणांगण में जब सामने उसके दुश्मन आ गए तो उसने क्या किया? सबके साथ रिलेट करना शुरू किया अपने आप को। वो बोला ये तो मेरे भाई है, ये तो मैं गुरु है, इनके साथ मैं कैसे वॉर करूं? और यही होता है हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके अंदर क्या है? कैल्शियम है, जो बहुत जरूरी है स्ट्रेंथ के लिए, राइट? आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे स्ट्रेंथ के लिए तो आपको कैल्शियम की जरूरत है। हमारे दांतों में कैल्शियम है, हमारे बोन्स में कैल्शियम है, हमारे सीमेंट में C2S C3S को आप ऐड करते हो और कैल्शियम CaO निकालते हो तो 70% CaO है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथ, जो इसमें है। लेकिन प्रॉब्लम है जब हमारे कंक्रीट के ऊपर एनवायरनमेंट का अटैक आ जाता है, जैसे कि सिंपल बारिश का पानी, तो ये भाई साहब उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और लीच आउट होके बाहर आते हैं। बारिश का पानी भूल जाइए, आपका क्यूरिंग वाटर। आपको अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपने आंखों से देखना है तो कोई भी फ्रेश प्लास्टर की हुई दीवार जाके देखो, आपको उसके ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस नजर आएंगे। और ये व्हाइट कलर के पैचेस क्या है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्यूरिंग वाटर में डिसॉल्व हुआ और बाहर आया। और जब ये बाहर आता है तो देखिए कितना है, 75% इज गुड CSH मटेरियल और 25% इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? अपनी सीमेंट पेस्ट जो फॉर्म हो चुकी है कंक्रीट के अंदर, तो 25% ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो लीच आउट होकर बाहर आ सकता है। और फिर बहुत सारे बाकी के एनवायरमेंटल इश्यूज में भी ये पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि ग्राउंड वाटर में हमको पता है थोड़ा हार्ड वाटर रहता है, pH वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो वो हार्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है और सल्फेट जो रहते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होते हैं और फिर कंक्रीट का डिटोरेशन शुरू होता है। जब ये लीच आउट होकर बाहर आता है तो क्लोराइड्स अंदर जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि कैसे कोस्टल सिटीज में इश्यू होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और ये इतने सारे इश्यूज जब क्रिएट होते हैं और ये प्रॉब्लम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड शुरू है। किस कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है शायद, लेकिन हम एंड में क्वेश्चन आंसर लेंगे सेशन। तो जब ये इश्यूज क्रिएट होने लगे, हमारे सीमेंट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होने लगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च शुरू किया और देखा कि किसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और फिर ध्यान में आया कि अगर आप रिएक्टिव सिलिका या एल्यूमिना अपने कंक्रीट में डालते हो तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगी और फिर आपको फिर एक बार सेकेंडरी CSH जेल मिलेगी। तो ये जो सिलिका फ्लाई ऐश में है, इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
जो अपना प्रॉब्लम एरिया है कंक्रीट में, इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपको फिर एक बार CaCH मिलती है, तो आपकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जाती है और केमिकली कंक्रीट बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे स्टील का करोजन होना बंद हो। तो हम देखेंगे कि ये कंक्रीट का डिटोरेशन मतलब कंक्रीट का जो प्रॉब्लम है वो कहां से आता है। तो पहला हमने देखा पोरस कंक्रीट। पोरस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भाई साहब पानी में डिसॉल्व हो गए, लीच आउट होकर बाहर आ गए और हमारा कंक्रीट पोरस होने लगा। पोरस मतलब क्या हुआ, तो उसको बहुत सारे रास्ते उसने छोड़ दिए एनवायरमेंटल एजेंट्स को अंदर आने के लिए, कंक्रीट के ऊपर अटैक करने के लिए, तो कंक्रीट पोरस होने लगा। दूसरा प्रॉब्लम है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो रहता है हमारे क्लाइमेट में, ये CO2 अटैक करता है डायरेक्टली ऑन अवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और कंक्रीट की जो अल्कलिनिटी है वो कम होने लगती है, विच अगेन कॉजेज करोजन ऑफ स्टील। फिर हम देखते हैं कि कोस्टल सिटी की मैं बात कर रहा था, जैसे मुंबई एरिया है, समुंदर बहुत क्लोज है और टेम्परेचर है 35-40 डिग्री तक पहुंचता है, तो ऐसे केस में जो क्लोराइड्स आयंस है जो एयर में है बिकॉज ऑफ द सॉल्टी सी, जो क्लोराइड आयंस है वो अपने स्टील तक पहुंचते हैं और स्टील का करोजन शुरू होता है। आज दुनिया में सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है, करोजन ऑफ स्टील। अगर आप करोजन ऑफ स्टील आपके कंक्रीट में बंद करते हो तो योर कंक्रीट विल हैव अ लॉन्ग लाइफ, 100-year लाइफ योर कंक्रीट विल हैव। अगर आप करोजन ऑफ स्टील बंद करते हो, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 1 कंक्रीट की पोरोसिटी बंद करते हो तो। सल्फेट अटैक जैसे हमने देखा कि बहुत सारे ग्राउंड वाटर हार्ड रहता है और वो सल्फेट्स हमारे फाउंडेशन कंक्रीट के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है, क्रैकिंग हो जाता है कंक्रीट में, मैसिव क्रैकिंग, और क्रैकिंग हो गया तो कंक्रीट की लाइफ वहां से कम हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। जैसे हमारा पता है आज का जो OPC सीमेंट है बहुत स्ट्रांग है और बहुत अर्ली अच्छी स्ट्रेंथ देता है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन का आज जो सबसे बड़ा इश्यू है, आपको पता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हीट ऑफ हाइड्रेशन को लिमिट करना पड़ता है। कंक्रीट टेम्परेचर एट द पॉइंट ऑफ प्लेसिंग शुड नॉट बी मोर देन 30 डिग्रीज। अगर आपको बढ़िया कंक्रीट चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में हमारा कंक्रीट इज लाइक अ स्मॉल बेबी और उसको आपको बहुत संभाल के रखना है, तो जैसे हमारा कंक्रीटिंग खत्म हो गया उस मोमेंट से विद इन 1 आवर आपको कंक्रीट को प्रोटेक्ट करना है, एंड यूजिंग फ्लाई ऐश इज वन ऑफ द वेज टू डू दैट। तो ये सारे इश्यूज जो हमने देखे, पोरोसिटी, कार्बोनेशन, क्लोराइड आयन अटैक, सल्फेट अटैक और हीट ऑफ हाइड्रेशन, इन सबका इलाज फ्लाई ऐश के थ्रू किया जाता है। तो फ्लाई ऐश को हम ऐसे कहते हैं कि फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर स्टेशन में, जहां पर टेम्परेचर है 1200 डिग्री। आपको पता है हमारी सीमेंट फैक्ट्रीज में क्या टेम्परेचर होता है, किल्न में, जहां पर क्लिंकर बनता है, उस किल्न में, उस भट्टी में सीमेंट फैक्ट्री की कोइंसिडेंस सेम टेम्परेचर 1200 डिग्री। तो इस 1200 डिग्री टेम्परेचर से आज सीमेंट बन रहा है और हमारे थर्मल पावर स्टेशन में फ्लाई ऐश नाम का एक पोज़ोलैनिक मटेरियल बन रहा है which is complementing cement। तो बहुत बार हमें लगता है कि फ्लाई ऐश एक फिलर मटेरियल है क्या, फ्लाई ऐश एक वेस्ट है क्या? नहीं, आज ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया से फ्लाई ऐश एक्सपोर्ट हो रही है और जो भी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स है जो हम एंड में देखेंगे सब में इस मटेरियल का यूज हो रहा है। जब हमने ये केमिस्ट्री देखी तो आगे हम देखते हैं कि फिजिक्स क्या है फ्लाई ऐश के पीछे। अगर आप फ्लाई ऐश का एक दाना लेकर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इट इज परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप। ये जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे फ्लाई ऐश पार्टिकल्स है और ये जो इरेगुलर शेप है ये है हमारा सीमेंट। तो सीमेंट दोस्तों एक ग्राइंडिंग मिल में ग्राइंड होता है और उस ग्राइंडिंग की वजह से सीमेंट के जो पार्टिकल्स है वो शेप में इरेगुलर होते हैं। फ्लाई ऐश एक फ्यूजन प्रोसेस से फॉर्म होता है, एक हाई हीट टेम्परेचर से फॉर्म होता है और उसकी वजह से हर फ्लाई ऐश पार्टिकल परफेक्टली स्फेरिकल रहता है और जो एक बॉल बेयरिंग की तरह हमारे कंक्रीट में काम देता है। और ये जो बॉल बेयरिंग्स है ये क्या करते हैं, हमारे कंक्रीट का इंटरनल फ्रिक्शन कम करते हैं। आज आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा इशू क्या है हमारे देश में, क्रश सैंड। अगर अच्छा कंक्रीट बनाना है तो रिवर सैंड बैन हो रही है हर जगह पर
और आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिविल इंजीनियर्स के सामने। क्या आप ये चैलेंज फेस करते हो आपके प्रोजेक्ट में? तो ये चैलेंज को अगर हमको सॉल्व करना है तो क्या तरीका है ये चैलेंज को सॉल्व करने का? इंटरनल फ्रिक्शन अपने कंक्रीट का हमको निकाल देना है ताकि हमारा कंक्रीट अच्छा रहे, पंपेबल रहे। और ये बहुत बड़ा रोल आज फ्लाई ऐश हमारे कंक्रीट में कर रही है। दोस्तों ये जो फोटोग्राफ लिया है मैंने, एक प्लांट है नासिक में, डर्क इंडिया उनके परमिशन से लिया है। और ये जो आप देख रहे हो ये एयर क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो प्लांट में है, जहां पर आप फ्लाई ऐश को डालकर एयर क्लासिफाई करके अलग अलग पार्टिकल से अलग अलग ग्रेडिंग बना सकते हो। तो जैसे हम अल्ट्राफाइन फ्लाई ऐश की बात कर रहे थे, वो अल्ट्राफाइन फ्लाई ऐश ऑल्सो कैन बी फिजिकली प्रोड्यूस। इसमें ग्राइंडिंग नहीं है, खाली पार्टिकल साइज के हिसाब से अलग अलग चेंबर्स में विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको साइक्लोन कहते हैं, साइक्लोन क्रिएट करके यू कैन हैव वेरियस ग्रेड्स ऑफ फ्लाई ऐश। अब हम सोचते हैं कि फ्लाई ऐश का क्वालिटी कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि फ्लाई ऐश एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक थर्मल पावर स्टेशन की वेस्ट प्रोडक्ट से आकर आपके पास पहुंच रहा है। तो इसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे एएसटीएम स्टैंडर्ड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड है और हमारा आईएस कोड भी है। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं और इन सब ने स्पेसिफिकेशंस दिए हैं जो वर्ल्ड में एकदम टॉप नॉच स्पेसिफिकेशन जिसे कहते हैं वो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड। और इन सबका कनेक्शन आता है दो चीजों से, दो मेन चीजें है फ्लाई ऐश में। एक है आपका फाइननेस, आपकी फ्लाई ऐश जितनी फाइन, जितनी पाउडर उसकी फाइन, उतनी आपको रिएक्टिविटी बढ़िया मिलेगी, उतनी उसके अंदर की सिलिका और एल्यूमिना अच्छे से पोज़ोलैनिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो अपना आईएस कोड क्या कहता है, आप ब्लेन वैल्यू चेक कर सकते हो विच इज 320। तो अगर आप 320 ग्रेड की फ्लाई ऐश आपके प्लांट के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट पर आती है और आप उसका सिंपल टेस्ट है, 3000 रुपए का इक्विपमेंट है ब्लेंड टेस्ट, आप ब्लेंड टेस्ट चेक करो, 320 है तो परफेक्टली एक्सेप्टेबल, कोई इशू नहीं है। आपको थोड़ा और एडवांस टेस्ट करना है तो ये 45 माइक्रोन की टेस्ट आपको करनी पड़ेगी। जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड, देखिए ब्लेंड टेस्ट नहीं देता ब्रिटिश स्टैंडर्ड, वो कहता है डायरेक्टली 45 माइक्रोन की सीव लो और 45 माइक्रोन की सीव के ऊपर इसका सीव एनालिसिस करो। अभी 45 माइक्रोन पे कोई पाउडर कैसे पास होगी, वो तो चोक हो जाएगी। तो ये वेट सीव एनालिसिस है, नल का टैप शुरू करके रनिंग वाटर के अंडर इस सीव को आपको शेक करके, समझो आपने 100 ग्राम सैंपल लिया तो टू शेक दैट, और फिर जो भी फाइन मटेरियल वो पानी के साथ बह जाएगा, जो भी कोर्स मटेरियल है वो 45 माइक्रोन के ऊपर रहेगा। फिर आप ओवन में रखोगे उसे 1 घंटा, उसके मॉइस्चर निकाल दोगे और फिर ड्राई आपको फ्लाई ऐश मिलेगी, और फिर वजन करोगे, फिर परसेंटेज निकालोगे। तो 12% से ज्यादा बीएस कोड कह रहा है कि उसका फाइननेस, मतलब उसका रिटेंशन नहीं होना चाहिए, रिटेंशन शुड बी बिलो 12%, मतलब 88% पार्टिकल्स 45 माइक्रोन से छोटे होने चाहिए, राइट। आईएस कोड के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो ये जो वैल्यू दी है वी शुड नॉट फॉलो इट, आइदर आप ब्लेन वैल्यू फॉलो कीजिए या फिर 320 के लिए आप 18% आरओएस कर सकते हो। लेकिन 18% वाली फ्लाई ऐश से आप नॉर्मल कंक्रीट बना सकते हो, जैसे M20, M30, M40, M50 तक आप जा सकते हो विद 18% should be below 45 माइक्रोन। लेकिन आपको अगर कंक्रीट बनाना है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाना है, M60, M70, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10% आरओएस वाला फ्लाई ऐश आपको यूज करनी पड़ेगी, विच मींस 90% वुड बी फाइनर। लेकिन आपको सबसे बेस्ट कंक्रीट प्रोड्यूस करना है तो अल्ट्रा फाइन फ्लाई, जो मैंने कहा ना आपको चिमनी से बाहर जा रही है, तो इट इज एज फाइन एज सिगरेट का स्मोक, इट इज लाइक अ स्मोक। तो उसे आप यूज कर सकते हो और वो माइक्रोसिलिका जैसे बिहेव करती है। मैं थोड़ा ब्रेक लेके एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभी को कि अपना वीडियो आप प्लीज ऑफ रखें। अगर आप सब लोग अपना वीडियो ऑफ रखोगे तो क्या होगा, बैंडविड्थ जो रहती है उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा और ऑडियो क्वालिटी जो है मेरे प्रेजेंटेशन की बहुत अच्छी मिलेगी आपको। तो प्लीज ऑल ऑफ यू काइंडली
कीप योर वीडियोस ऑफ। आगे बढ़ते हैं हम। मैं देख रहा हूं किसी को कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस लेंगे एंड में, और unless you have something to say about चलो, कोई कह रहा है मुझे प्रदीप झा सर के कोई इशू नहीं है तो बैंडविड्थ का, चलो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो वी विल कंटिन्यू, राइट, ग्रेट। तो हमने देखा कि हमारा फाइननेस, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको देखनी है रिएक्टिविटी। आप कोई भी छोटी लैब में, नॉर्मल लैब में आप नहीं इजीली कर सकते हो। ओके, लाइम रिएक्टिविटी के लिए प्रॉपर सेटअप लगेगा, लेकिन आप जान तो लो कि लाइम रिएक्टिविटी कैसे होती है। तो लाइम रिएक्टिविटी एक टेस्ट है जिसका फ्लाई ऐश और सीमेंट से नहीं, फ्लाई ऐश और लाइम पाउडर के साथ क्यूब बनाए जाते हैं, और उसकी वैल्यूज आईएस कोड कहता है मिनिमम 4.5 होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते। और एक इशू मैंने कहा था आपको, कार्बन कंटेंट। फ्लाई ऐश में कार्बन हमको कम से कम होना चाहिए। फ्लाई ऐश कहां से आ रही है दोस्तों? आफ्टर बर्निंग ऑफ कोल, आफ्टर बर्निंग ऑफ कार्बन। लेकिन वो कार्बन अगर बर्न नहीं हुआ और वो कार्बन अगर आपके फ्लाई ऐश में आता है तो क्या प्रॉब्लम होगा? आपका वाटर टू सीमेंट रेशियो डिस्टर्ब होगा। तो आईएस कोड ने कहा है कि आपका लॉस ऑन इग्निशन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लॉस ऑन इग्निशन मतलब कार्बन कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 5%। लेकिन फॉर अ गुड फ्लाई ऐश you should have it 1% only, not more than 1%. तो these are some of the important parameters थे ये। और अभी हम आगे बढ़ के देखते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा समय के ऊपर भी ध्यान रखना है। आपको एक 100 ईयर लाइफ स्ट्रक्चर का डिजाइन करना है, तो आप कैसे डिजाइन कर सकते हो? तो आप वापस उस दुनिया में जाइए। ये आपकी वो दुनिया है जहां पर आप खुद आर्किटेक्ट हो, खुद इंजीनियर हो आपके वर्ल्ड के, और अभी आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर? कि मेरा जो कंक्रीट है, मेरे स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, हर कंक्रीट 100 ईयर होना चाहिए। आजकल थोड़ी नई कंसेप्ट है कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स। लेकिन क्यों मेगा प्रोजेक्ट्स? आप आपका बंगलो बना रहे हो खुद का, क्यों नहीं वो 100 ईयर का हो सकता? ओके, आप एक लो इनकम हाउसिंग स्कीम बना रहे हो। लो इनकम मतलब लो क्वालिटी तो नहीं होता ना, या लो कॉस्ट मतलब लो क्वालिटी तो नहीं होता ना। तो इट शुड बी लो कॉस्ट बट इट शुड नॉट बी लो क्वालिटी। तो कैसे आप 100 ईयर का लाइफ आपके कंक्रीट को दे सकते हो विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, या विदाउट स्पेंडिंग एडिशनल मनी? ओके, तो सबसे पहले आपको किस चीज पे ख्याल रखना पड़ेगा? कि प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स इजी होना चाहिए, राइट? आप ये नहीं बोल सकते कि आप रहते हो मुंबई में और आप बोलोगे मेरे को दिल्ली का एग्रीगेट लाके दो क्योंकि मुझे बढ़िया कंक्रीट बनाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो लोकल मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, जो लोकल चीजें इजी एंड नॉट चीप, लेकिन इन अ रीजनेबल प्राइस। ओके, फिर आपका ईज ऑफ मिक्सिंग और प्लेसमेंट होना चाहिए। आपने, मैं बहुत साइट के ऊपर दोस्तों देखता हूँ, बहुत जगह पर एडवाइजर करके काम करता हूँ, कि लोगों इतना बढ़िया मिक्स डिजाइन रहता है कागज पर, लेकिन आप वो कॉन्ट्रैक्टर को जाके मिलो और वो परेशान हो जाता है, बोलता है सर देखो वाटर टू सीमेंट रेशियो इतना कम रखा है, और फिर हमारे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट सर आके चिल्लाते हैं थोड़ा भी पानी ज्यादा है तो। लेकिन वो मिक्स कैसे करेगा कंक्रीट, वो प्लेस कैसे करेगा, राइट? तो हमें वो भी ख्याल रखना है कि मिक्सिंग और प्लेसमेंट भी बढ़िया चाहिए। 100 ईयर लाइफ के साथ ये भी सब जरूरी है। ओके, थ्योरी सिर्फ थियोरेटिकल कंक्रीट नहीं, इट शुड बी प्रैक्टिकल कंक्रीट। कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे मैंने कहा, चीप नहीं चाहिए हमको, लेकिन रीजनेबल प्राइस में कॉस्ट इफेक्टिव होना जरूरी है। और ऑफ कोर्स ड्यूरेबल कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो है। तो जब आप 100 ईयर लाइफ की बात करते हो तो पहला पैरामीटर है कि आपका कंक्रीट कूलर कंक्रीट होना चाहिए। मैं एक पजल लेता हूं, मैंने आपको आंसर डायरेक्टली दे दिया, कूलर कंक्रीट। मैं पूछता हूं सबको, बताइए कैसा कंक्रीट होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए कोई कहता है, कोई कहता है डेंस होना चाहिए,
कोई कहता है इम्परमिएबल होना चाहिए। इन सबसे बढ़िया आंसर ये है कि आपका कंक्रीट क्या आप कूलर बना सकते हो। कूलर मतलब प्लेसिंग पॉइंट, प्लेसिंग टाइम पर उसका एक्चुअल टेम्परेचर, जो फिजिकल टेम्परेचर, जैसे मैंने थोड़े समय पहले कहा था 30 डिग्री से ज्यादा नहीं, क्या वो कर सकते हो। अभी तो चलो बारिश के दिन है, फिर ठंडी आएगी, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या दिन में काम बंद रखना है? अगर जरूरत है तो हाँ बंद रखिए, शाम को कीजिए। अगर आपके पास आइस अवेलेबल है, यू कैन यूज आइस इन योर कंक्रीट। ये सारी चीजें अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर होती है, लेकिन एक नॉर्मल प्रोजेक्ट पर भी करना इजीली पॉसिबल है, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता इन चीजों को। तो फिजिकली कूलर कंक्रीट, लेकिन हमको केमिकली भी उस कंक्रीट को कूलर रखना है। केमिकली कूलर मतलब क्या? हमारा ओपीसी 53 है जो जूम करके केमिकल एक्शन शुरू कर देता है जैसे पानी मिलता है उसको। लेकिन वो जो टेम्परेचर है फर्स्ट 3 डेज में, हमको वो पीक टेम्परेचर कंट्रोल में रखना है, 65 डिग्री के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और वो होने के लिए आपको लगेगा पोजोलैनिक मटेरियल, फिर आपको फ्लाई ऐश जैसी चीज यूज करनी पड़ेगी, जो सीमेंट को बोलेगी थोड़ा स्लोली बढ़ना, इतने जोर से मत बढ़ना। दोस्तों पता है ना आपको, नेचर में वो तो रूल है कि आप कोई भी चीज जल्दी करने जाओगे तो साइड इफेक्ट होता ही है। जैसे स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक मेडिसिन लोगे तो कुछ साइड इफेक्ट होगा, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे तो आपकी जमीन खराब हो जाएगी। तो यू हैव टू बैलेंस एवरी टाइम स्पीड। लेकिन इसका मतलब यह है क्या कि 33 ग्रेड सीमेंट था वैसे हम सीमेंट यूज करें और 5-5 साल लगाए एक छोटी बिल्डिंग के लिए? नहीं, हमको स्पीड जरूरी है, लेकिन उसके साथ कंक्रीट को कूलर रखना है। और जैसे अल्ट्रा फाइन फ्लाई ऐश या सुपर फाइन फ्लाई ऐश है, आप यूज करोगे तो आपको अर्गली स्ट्रेंथ भी मिलेगी और कंक्रीट कूलर भी रहेगा। जैसे डैम्स की बात करते हैं, डैम में तो कंक्रीट को कूल रखना बहुत जरूरी है। मास फाउंडेशन है, राफ्ट फाउंडेशन है, यहाँ पर कंक्रीट बड़े वॉल्यूम में आ रहा है और उस समय कंक्रीट नंबर 1 दुश्मन होता है कंक्रीट का खुद का टेम्परेचर। वो प्लास्टिक श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज क्रिएट करता है, मैसिव क्रैक्स फॉर्म होते हैं अंदर, और फिर एनफोर्समेंट का करोजन बाद में शुरू हो जाता है। तो ये फर्स्ट 3 डेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप योर कंक्रीट कूल फिजिकली एज वेल एज केमिकली। तो ये आप करोगे आपकी दुनिया में, जब भी आप कंक्रीट बनाओगे इसके आगे, राइट, प्रॉमिस, कीप योर कंक्रीट कूल ऑल द टाइम। फिर इम्परमिएबल कंक्रीट को करना है। इम्परमिएबल कैसे करोगे? एनवायरमेंटल एजेंट्स अंदर नहीं जाने चाहिए। ग्राउंड वाटर में सल्फेट्स है, ठीक है, हम ग्राउंड वाटर थोड़ी चेंज कर सकते हैं, हमको तो हमारा कंक्रीट इम्परमिएबल करना पड़ेगा कि ये जाए ही नहीं सल्फेट अंदर। आप मुंबई जैसे सिटी में हो, अभी है क्लोराइड आयंस ग्राउंड वाटर में भी है, हवा में भी है, क्या कर सकते हो आप आपके कंक्रीट को इम्परमिएबल कर सकते हो। दोस्तों कुछ साल पहले तक, मतलब मैं ईयर 2000 की बात कर रहा हूं, इपॉक्सी कोटिंग बहुत पॉपुलर था हमारे देश में, कोटिंग ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील, और जो ग्रीन कलर का आता है, और उससे बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन मिलता था क्योंकि इपॉक्सी कोटिंग इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। तो आप क्लोराइड आयन प्रोटेक्शन देते थे आपके स्टील को और करोजन होने से रोकते थे। लेकिन फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च में ध्यान में आया कि वो स्टील साइड के ऊपर कभी बेंड करता है, कोई धक्का लगता है उससे, तो क्या प्रॉब्लम होता है, वो कोटिंग थोड़ा डैमेज हो जाता है, और थोड़ा सा भी डैमेज हुआ कोटिंग तो एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन शुरू होती है, एक्सेलरेटेड करोजन होता है। मतलब जो करोजन नॉर्मली होता था उससे भी हाई स्पीड से होता है। तो बहुत सारे देशों में जैसे यूरोप में यू कैन नॉट यूज दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। तो नई एक कंसेप्ट आ गई कंक्रीट में, उन्होंने कहा कि आपको इपॉक्सी कोटिंग करना है, मतलब समझो आप एक रूम में बैठे हो और आपको खुद का प्रोटेक्शन करना है। समझो कोई दुश्मन है जो आपके ऊपर अटैक करने वाला है। तो 2 तरीके हैं, एक है जैसे मैं कोविड का एग्जांपल लेता हूं, कोविड से हम सबको बचना है, तो 2 तरीके हैं। आप एक तो मास्क लगाओगे और अपने आप का प्रोटेक्शन करोगे, ओके, ताकि कोई पहुंचे नहीं आप तक। लेकिन ज्यादा इफेक्टिव क्या कहते हैं सब लोग? सोशल डिस्टेंसिंग, दूर रहो बाबा, अपने दुश्मन से दूर रहो। तो सेम कंसेप्ट कंक्रीट में आई कि आप वो रेनफोर्समेंट स्टील को मास्क लगाने की जगह पर आप आपके कंक्रीट को इम्परमिएबल करो और सोशल डिस्टेंसिंग रखो बिटवीन योर स्टील एंड ऑल द एनवायरमेंटल एजेंट्स।
अभी कैसे रखेंगे ये इम्परमिएबल कंक्रीट को? तो थोड़े समय मैंने पहले कहा था कि अच्छा मिक्स डिजाइन रहता है, वाटर टू सीमेंट रेशो कम रहता है, लेकिन बेचारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मर जाता है। तो हमें क्या करना है, वाटर टू सीमेंट रेशो कम रखना है, लेकिन प्लास्टिसाइजर ऐड करना है ताकि वर्केबिलिटी रहे, पंपेबिलिटी रहे, उसकी फिनिशिंग अच्छा हो पाए, रफ सरफेस ना हो। राइट दोस्तों, तो वाटर टू सीमेंट रेशो कम रखना जरूरी है, लेकिन आप प्लास्टिसाइजर यूज करके अच्छे कंक्रीट को डिजाइन कीजिए। तो कंक्रीट इम्परमिएबल होगा। पानी ही कंक्रीट का दुश्मन है, बिना पानी के कंक्रीट बनता नहीं, बिना पानी के कंक्रीट बनता नहीं, और ज्यादा पानी कंक्रीट को मार देता है। तो ये बहुत फाइन बैलेंस है, और आपको उसके लिए वाटर टू सीमेंट रेशो बहुत कम रखना पड़ेगा। और दूसरा, कैसे करोगे इम्परमिएबल कंक्रीट को? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको कंज्यूम करना है, क्योंकि वो डेंजर है कंक्रीट के अंदर। तो पोजोलैनिक मटेरियल यूज करोगे, जैसे हमने देखा फ्लाई ऐश। कितनी यूज करोगे? हमारा आईएस कोड कहता है कि 35% तक आप सीमेंट को कम कर सकते हो, ओपीसी को कम कर सकते हो, और फ्लाई ऐश को ऐड कर सकते हो। इसके लिए रेडीमेड आज पीपीसी सीमेंट भी आता है, उसमें भी सेम लिमिट से 35%। तो आप ये पोजोलैनिक एक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो और कंक्रीट को इम्परमिएबल कर सकते हो। फिर आता है लो श्रिंकेज। हमारे कंक्रीट को प्लास्टिक स्टेज में नहीं श्रिंक होने देना है, ड्राइंग श्रिंकेज भी नहीं चाहिए, तो ओपीसी का कंटेंट कम रखना है। हमारे दिमाग में अभी भी क्या है दोस्तों, ज्यादा सीमेंट तो बेटर कंक्रीट। सॉरी, वो पुरानी कंसेप्ट हो गई। अभी आईएस कोड ने भी लिमिट दिया है 450 केजी के ऊपर, नॉट अलाउड, यू कैन नॉट ऐड मोर सीमेंट। अगर आपको ज्यादा और सीमेंटेशियस मटेरियल चाहिए तो फ्लाई ऐश यूज कीजिए, जीजीबीएस यूज कीजिए, या फिर माइक्रोसिलिका भी आप यूज कर सकते हो, एनी सीमेंटेशियस मटेरियल। ओके, श्रिंकेज कम होगा। और फिर फ्लोएबल कंक्रीट है, और ये फ्लोएबल कंक्रीट जो है बॉल बेरिंग इफेक्ट है, मैंने कहा, जो सिर्फ फ्लाई ऐश आपको कंक्रीट में देती है। तो यू विल हैव टू यूज फ्लाई ऐश। आप 35% तक जा सकते हो, लेकिन कम से कम, एकदम बेसिक साइट है, क्वालिटी कंट्रोल यू आर नॉट श्योर, तो यू कैन स्टार्ट एट 20% लेवल। दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने एक ऑनलाइन प्रोग्राम डिजाइन किया है, हाउ टू बिकम मास्टर इन कंक्रीट, उसमें हम डिटेल में देखते हैं। टिपिकली मैंने कुछ एग्जांपल लिया आपको बताने के लिए कि क्या रोल है सारी चीजों का। तो एक हाई स्ट्रेंथ मैंने कंक्रीट का एग्जांपल लिया, M50। चलो M50 आपको डिजाइन करना है, तो उसका सीमेंटेशियस मटेरियल 550 होगा। लेकिन देखिए, जीजीबीएस और फ्लाई ऐश का कॉम्बिनेशन दिया, सीमेंट कितना है इसमें? ओनली 30%, एंड दिस इज अलाउड बाय अवर इंडियन स्टैंडर्ड। तो वी कैन यूज ऑल दिस and design some fantastic durable concrete। एक और एग्जांपल लिया है, अभी फ्लाई ऐश को बढ़ा के 25% पर लाया, माइक्रोसिलिका को ऐड किया, और इवन विद दिस 33% एंड रिमेनिंग सीमेंट विच विल बी 67%, राइट, M60 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको मिल सकती है। तो यू कैन डू लॉट ऑफ वंडरफुल जॉब्स, और इवन योर M20 ग्रेड कंक्रीट ऑल्सो यू कैन डिजाइन for 100-year life। तो दिस इज अगेन अ कंपैरिजन, और हम देखेंगे कि सारा आपको नोट्स के तौर पर मिले, सो दैट यू कैन रिफर देम लेटर। अभी हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ में फ्लैश घर से शुरुआत करते हैं अपने देश से, कैगा एटॉमिक रिएक्टर। ये प्रोजेक्ट 2002-2005 के बीच में शुरू हुआ था, और इसका जो शेल है, ये जो शेल इज डन विद 50% रिप्लेसमेंट ऑफ ओपीसी। क्या आप बिलीव कर सकते हो, एटॉमिक रिएक्टर का कंक्रीट 50% रिप्लेसमेंट, मतलब 50% फ्लैश। आईएस कोड कितना अलाउ कर रहा है? 35%। लेकिन स्पेशल यहां पर उन्होंने ट्रायल्स लिए बहुत सारे, क्योंकि एकदम इम्परमिएबल कंक्रीट करना था, एंड देन वी डिजाइन दिस कंक्रीट। ये है हमारा घाटघर डैम, जिसमें 70% फ्लाई ऐश थी, 30% ओपीसी था, लेकिन एक डैम था जहां पर मास कंक्रीट हमें करना था। तो मैं नॉर्मल कंक्रीट की नहीं बात कर रहा हूं कि आप 70% फ्लाई ऐश यूज कर सकते हो, आपको 35% के लिमिट में ही रहना है, बट जस्ट एज ए एग्जांपल आई एम गिविंग यू। और ये है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल,
बुर्ज खलीफा इन दुबई, इंडिया से फ्लैश एक्सपोर्ट हुई। आज हम लोग सारे लोग क्या सोचते हैं, फ्लैश चीप मटेरियल है, कॉस्ट सेविंग होगा, चलो यूज करते हैं। लेकिन आज मिडल ईस्ट में लोग इंडिया से फ्लैश लेके जा रहे हैं और वहां के सीमेंट से ज्यादा एक्सपेंसिव इसकी प्राइस है। तो क्यों यूज करें? 28% यूज हुई कंक्रीट में फ्लैश बुर्ज खलीफा में। सो आई एम हैप्पी टू से आई वाज पार्ट ऑफ दैट कंक्रीट मिक्स डिजाइन टीम। और आपको पता है वो कंक्रीट को कितने अवार्ड्स मिले हैं आज। तो फ्लाई ऐश इज इन एक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कुछ फोटोज जो नहीं है यहाँ पर, चैनल टनल है बिटवीन फ्रांस एंड यूके, 37% फ्लाई ऐश। पेट्रोनास टावर्स इन मलेशिया, 30% फ्लाई ऐश। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ फ्लाई ऐश यूज्ड। तो दोस्तों फ्लाई ऐश हर एक के लिए है। आपके अगर आप क्लाइंट हो तो आपको एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर लॉन्ग लाइफ मिलेगा। अगर आप कंसल्टेंट हो तो ऐसा मटेरियल स्पेसिफाई करोगे जो यूजर फ्रेंडली है, जो आपके दिमाग से एक आपको एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी देगा, क्योंकि फ्लाई ऐश की स्ट्रेंथ तो लॉन्ग टर्म बढ़ते रहती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, यूज करने वाले हो, तो आपका कंक्रीट हम उसको ऐसे कहते हैं मक्खन जैसे हो जाएगा, वेरी इजी टू वर्क विथ। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे प्लेनेट अर्थ के लिए, क्योंकि जब हम ये यूज करेंगे फ्लाई ऐश, तो जो कार्बन एमिशन है सीमेंट प्रोडक्शन में वो कंट्रोल होता है। आप एक इंडस्ट्री का वेस्ट आप कंक्रीट में यूज कर रहे हो। दोस्तों ये टाइम अभी चला जाएगा कि आपको हर एक चीज फ्रेश मिलेगी। आपको देखिए 5 साल बाद एग्रीगेट्स भी नहीं मिलेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं अलग अलग वेस्ट कंज्यूम कर सकूं मेरे कंक्रीट में, एंड दैट इज द वे ऑफ गोइंग इनटू द फ्यूचर। मैं जस्ट एक अपॉर्चुनिटी लेता हूं एक आपको बताने के लिए कि क्या आपके ख्वाब में, क्या आपके ड्रीम्स में आज भी आलिया भट्ट की जगह पे क्रश सैंड तो नहीं आती? क्या आप परेशान हैं? क्या आपके जगह पे दीपिका की जगह पे क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट से तो आप रात की नींद आपकी नहीं डिस्टर्ब होती? और क्या रोमांस की जगह पे आपको कंक्रीट पंपिंग और आपके साइड के हेडेक से तो नहीं रहते आपके दिमाग में? तो इस सब चीज को सोच के मैंने सोचा कि एक मास्टर ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम क्यों ना बनाया जाए। लॉकडाउन था, 1-1.5 महीना घर पे बैठे थे, तो काफी सारे वीडियो मॉड्यूल्स है और आप डेफिनेटली ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका मैंने नाम रखा था हाउ टू मास्टर कंक्रीट टेक्नोलॉजी विदाउट रीडिंग अ सिंगल बुक। तो आई जस्ट टुक दिस अपॉर्चुनिटी और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब ये प्रोग्राम करो, आराम से वीडियो मॉड्यूल देख सकते हो अपने समय में और थोड़ा बहुत कंक्रीट के बारे में जान सकते हो। तो एट दिस पॉइंट मैं स्टॉप करता हूं मेरा प्रेजेंटेशन और इट इज ऑलमोस्ट 6 o'clock नाउ। और अगर किसी को सवाल पूछना है, बहुत सारे लोगों को पूछने रहेंगे, तो प्लीज यू कैन गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चंस। Now people can unmute themselves and ask any questions they have. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अभी सबके पास ये लिबर्टी है और आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उससे पहले मोदी जी। जी सर, ओवर टू यू। हेलो सभी आगंतुकों का इस वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं और मुकुंद जोशी सर को आपने सबने सुना और पास है एक सरल और सीधी और सिंपल भाषा में हम सबको बहुत आनंद आया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो जरूर सवाल आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम एक एक करके उसको यहाँ पर पढ़ेंगे और कोई भी सवाल आपके मन में आता है मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में। हेलो। हाँ जी सर। मुझे क्वेश्चन है मुकुल साहब से। हेलो या मुकुल साहब, मेरे को आपसे क्वेश्चन है। जोशी साहब, यहाँ क्वेश्चन है ये कि ये जो हम फ्लाइश डालते हैं तो उसका रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो कितने टाइम तक चलता है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, कब तक चलता है रिएक्शन? और उसकी कैसे, आपको कोई ग्राफ है कि कैसे उसकी स्ट्रेंथ कंक्रीट की बढ़ते रहती है? ऐसा ग्राफ है? सॉरी मैं म्यूट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। आपको आवाज आ रही है अभी? फिर से मैं बोलता हूँ जोशी साहब,
देखिए, सुनी मैंने, आपका सवाल सुना मैंने। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यस सर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन ये बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ रिसर्च है। ऐसे माना जाता है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 2 साल तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, और अगर आपको उसके बेनिफिट्स कंसीडर करने हैं तो एट 30 to 35% लेवल पर आप कंसीडर कर सकते हो कि 2 इयर्स तक ये चलता रहेगा रिएक्शन। अच्छा, मुझे एक R&D से एक यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन है। बहुत पहले मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, बहुत साल पहले। तो वहाँ से यूएसए से प्रोफेसर आए थे, तो उन्होंने एक ये पावर प्लांट पे ही एक रोड पे ट्रायल लिया था। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट और 70% फ्लैश कंक्रीट का उन लोग ने कोर निकाल के टेस्ट किए थे, और 2 साल के बाद फ्लैश कंक्रीट की स्ट्रेंथ डबल थी। ओके, तो ऐसा कुछ ग्राफ या कुछ आपने किया है, ऐसा कुछ बनाया है ऐसे? सर फ्लाई के ऊपर आज बहुत सारा रिसर्च अवेलेबल है, और अलग अलग डिप्लीमेंट लेवल पे, जैसे 50% लेवल पर आप देखोगे तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन 50% पे यूज करना चैलेंज हो जाता है, बहुत हाई क्वालिटी कंट्रोल लगता है, वाटर सीमेंट रेशो थोड़ा भी डिस्टर्ब हो गया तो यू कैन हैव इश्यूज। तो नॉर्मली मैं इतना ही कहता हूँ, 56 डेज आप 28% पे बेंचमार्क रखिए, याद रखने में इजी है। 28 का डबल 56, तो 28% फ्लैश यूज करोगे तो 56 डेज तक आपको अच्छी स्ट्रेंथ इंक्रीज मिलेगी, विच कैन बी 15% ऑफ योर 28 डे। तो 28 डे में 40 मिली, 46 to 50 तक जा सकती है। आई थिंक उतना हमें सबको प्रैक्टिकली एवरीडे थंब रूल करके पकड़कर चलना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 28 डेज में मेजर रिएक्शन हो जाता है, तो उसके बाद जो 2 साल में उनको डबल स्ट्रेंथ आई, तो क्या हुआ? It was the self polymerization, or what it was? What actually is happening? Is it only calcium is reacting with silica, or again some further polymerization is taking place? अगर आप फ्लाई ऐश का रोल देखोगे कंक्रीट में, और अगर आप फाइनल फ्लाई ऐश यूज करते हो तो हेलो यस, अगर आप फ्लाई ऐश का रोल देखते हो तो 2 जगह से रोल है। पहला है न्यूक्लियराइजेशन। तो जब न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है कंक्रीट में, विदाउट न्यूक्लियर फॉर्मेशन यू कैन नॉट हैव हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, और बहुत सारा हमारा सीमेंट लॉक हो जाता है फॉर द हाइड्रेशन प्रोसेस। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आसमान में हर जगह पर बादल रहते हैं, राइट, लेकिन हर जगह पर बारिश नहीं होती। जहां पर न्यूक्लियर फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है, वहां पर ही वेपराइजेशन होता है, वहां पर ही कंडेंसेशन होता है। तो सेम कंसेप्ट कंक्रीट में है। न्यूक्लियस फॉर्मेशन का रोल सीमेंट का फ्लाई ऐश फ्री करती है, और फिर उससे भी आपकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के साथ होती है। और जो आप डबल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल की आप बात कर रहे हो, यू नो वो क्या क्वालिटी की फ्लाई ऐश थी, इज इट मोर देन 40%? तो वी हैव टू लुक एट ऑल दैट, और आई थिंक यू कैन नॉट कंसीडर इट फॉर नॉर्मल कंक्रीट। जोशी जी, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ जी, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से बोल रहा था। हाँ, हेलो, बोलिए। actually I was listening to your presentation since a very long time, and it seems to be very engaging and very educational also. Thank you. हाँ, तो मुझे एक छोटा सा आपके यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन शेयर करने का है। या कैन यू हियर मी? यस, सुन रहा हूँ मैं आपको, बोलिए। हाँ जी, तो we are already manufacturing sintered fly ash aggregate. Okay. Yes, great. Yeah, we are already manufacturing sintered fly ash since almost 2014. ठीक है सर? Yes. So we have our internal power stations of a capacity 258 megawatt, and we are using fly ash which is being generated at our own power. So this is just to share my information with you, sir.
Anybody interested for fly ash sintered aggregate, they can contact us. The name of my company is IMFA, Indian Metals and Ferroalloys Limited. ओके, थैंक यू वेरी मच। एक और सवाल मैं लेना चाहता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मिस्टर उमेश नायर पूछ रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ इंडियन कोल क्या सारे लोग यूज कर जा सकते हैं? प्लीज, ऑडियो में डिस्टर्बेंस है। जो इंडियन कोल की क्वालिटी है इस पुअर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडियन कोल की क्वालिटी इज पुअर फॉर थर्मल पावर स्टेशन, उनको कार्बन कम मिलता है। फॉर कंक्रीट इंडस्ट्री इट इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि कार्बन टू सिलिका रेशियो उसमें कम है, कार्बन कम है, सिलिका ज्यादा है। तो वो जो फ्लाई ऐश निकलती है from Indian coal is the highest quality for concrete, although that coal is worst quality for thermal power station. Okay, the next question is fly ash बढ़िया है या GGBS या माइक्रोसिलिका? मिस्टर समीर गौर पूछ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हर एक चीज की जगह है हमारे कंक्रीट में। जीजीबीएस की भी जगह है, लेकिन जीजीबीएस ज्यादा यूज करेंगे तो पंपिंग का इशू हो जाता है। जीजीबीएस का बेनिफिट हाइड्रोलिक मटेरियल है, रिएक्ट करता है पानी के साथ, उसके अंदर खुद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। फ्लाई ऐश के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है। फ्लाई ऐश नीड्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जीजीबीएस खुद हाइड्रोलिक है, फ्लाई ऐश पोजोलैनिक है। लेकिन जीजीबीएस कहां पर मार खाता है? शेप में, फ्लेकी शेप है। तो ज्यादा यूज करोगे तो आपको मिक्सिंग में प्रॉब्लम होगा, प्लेसिंग में इशू होगा, और फिर फ्लाई ऐश की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए आईएस कोड कहता है जीजीबीएस 70% तक यूज करो, फ्लाई ऐश 35% तक यूज करो। क्यों? क्योंकि फ्लाई ऐश इज अ पावरफुल डोज, जीजीबीएस इज अ माइल्ड डोज, तो आप हायर लेवल पर यूज कर सकते हो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राउटिंग पर्पस, मैंने बहुत खुद इंडिविजुअली हजारों टन फ्लैश यूज की है इन मुंबई मरीन आउटफॉल्स फॉर ग्राउटिंग। फ्लैश का तो ग्राउट की कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, बट यू चेक अबाउट तो मेन जो लीकेजेस का इशू है, इंटरनल फ्रिक्शन कम होना, वो बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है। लेकिन आप स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया चेक कीजिए ग्राउटिंग में। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है तो फ्लाई ऐश कम यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही एफ्लोरेसेंस है? यस। अगर आप रिटेनिंग वॉल देखोगे तो हर 10 फुट पर आपको एक वर्टिकल व्हाइट लाइन नजर आएगी। अगर आप बीम की साइड्स देखोगे जाके, व्हाइट पैचेस नजर आएंगे। ये सब क्या है? अपना दोस्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लीच आउट होकर बाहर आ रहा है। तो यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कंक्रीट। यश उपाध्याय जी पूछ रहे हैं कि पीएच वैल्यू फ्लाई ऐश, हाई पीएच वैल्यू ऑफ फ्लाई ऐश का रीजन क्या है? फ्लाई ऐश की पीएच वैल्यू हाई नहीं है, कंक्रीट की पीएच वैल्यू हाई है। और ये एक इल्जाम है फ्लाई ऐश के ऊपर जो कभी कभी आता है कि कंक्रीट की जो हाई पीएच वैल्यू, जो अल्कलाइन नेचर है कंक्रीट का, क्या आप उसे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे फ्लाई ऐश के ऊपर? और ये 1996 से 2000 में ये सवाल आता था, बट नाउ इट इज टुडे आंसर्ड। कंक्रीट इम्परमेबल हो जाता है तो कंक्रीट की पीएच वैल्यू थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कंज्यूम कर रहे हैं विद फ्लाई ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज यादव जी पूछ रहे हैं 50% फ्लाई ऐश यूज होता है, स्ट्रेंथ में चेंज होता है, कम स्ट्रेंथ हो जाती है और टोटल सीमेंटेशियस मटेरियल बढ़ जाता है। तो नॉर्मल सीमेंट में बहुत बढ़िया सवाल है फ्लाई ऐश रिलेटेड। 400 किलो आप ओपीसी यूज करोगे, समझो आपको 35 एमपीएस स्ट्रेंथ मिलेगी। अभी 400 किलो में आप 50% फ्लाई ऐश डालोगे तो मिलेगी आपको स्ट्रेंथ 28 डेज में? नहीं मिलेगी। तो शुरू में जो सर ने सवाल किया था 2 साल तक स्ट्रेंथ बढ़ते रहती है, तो हमको इतना 90 डेज, 2 साल भूल जाओ, 90 डेज उतना नहीं रुक सकते ना कंक्रीट के लिए। अगर रुक सकते हो रुकिए, या फिर आप ज्यादा सीमेंटेशियस मटेरियल, मतलब सीमेंट प्लस फ्लाई ऐश 400 से आगे चली जाएगी क्वांटिटी, राइट? फिर हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है। हाउ अबाउट यूजिंग नैनो सिलिकॉन फ्लाई ऐश इन रिसाइकल्ड कंक्रीट? माय गॉड, बहुत ही खतरनाक टेक्निकल सवाल है सर, समीर सर आपने पूछा है। और
नैनो सिलिका की जगह पर मेरा जितना एक्सपीरियंस मैं कहूंगा अल्ट्रा फाइन फ्लाई ऐश तक मेरा अनुभव है, और वो हमने बहुत जगह पर यूज की है अल्ट्रा फाइन फ्लाई ऐश, और उससे तो कंक्रीट के रिजल्ट्स इवन 28 डेज स्ट्रेंथ हायर देन ओपीसी है। अगर कोल पावर प्लांट एलिमिनेट हो जाए तो क्या सोर्स ऑफ फ्लाई ऐश, और मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है नजदीक के फ्यूचर में, एटलीस्ट नेक्स्ट 20 इयर्स। लेकिन मैं, जैसे मेरा खुद का एसी ब्लॉक का प्लांट है नासिक में, और हम लोग फ्रेश फ्लाई ऐश नहीं यूज करते, हम लोग पॉन्ड ऐश यूज करते हैं, जो हजारों टन थर्मल पावर स्टेशन के वहां पर बड़े बड़े लगून्स में, बड़े बड़े माउंटेन्स में है, और वो सारी फ्लाई ऐश और 100 साल तक चलेगी, जो आप कंक्रीट में भी यूज कर सकते हो। आज वो हम क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि फ्रेश फ्लाई ऐश अवेलेबल है, तो उसकी तरफ देखने की जरूरत कंक्रीट में नहीं पड़ती। फ्लाई ऐश का शेप स्फेरिकल क्यों है? क्यों? क्योंकि फ्लाई ऐश क्या टेम्परेचर पे फॉर्म होती है? 1200 डिग्री। उस टेम्परेचर पे हर एक पार्टिकल फॉर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लिक्विफाई होके फिर सॉलिडिफाई होता है, और उस प्रोसेस में फ्लाई ऐश का पार्टिकल स्फेरिकल हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी नेवर इरेग्युलर शेप फ्लाई ऐश का पार्टिकल नहीं मिलेगा। ऑल फ्लाई ऐश पार्टिकल्स विल बी परफेक्टली स्फेरिकल। मिस्टर विवेक पांडे पूछ रहे हैं, इन वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स माय एरिया वेयर वाटर सोल्यूबल। बोलिए। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट इज मैंडेटरी, ठीक है, ओके। अच्छा, किसी को अभी चैट पे मतलब वॉइस पे पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और शायद इतने सारे हम नहीं कवर कर पाएंगे। आदिश जी, आप बताइए कैसे कर रहे हैं? जी चलिए सर, हमारे बीच में जो आईसीआई सेंटर के बहुत सारे चेयरमैन जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा के सचान सर से वो अपने आप को अनम्यूट करें और आज के सेशन के बारे में कुछ कहें। प्रोफेसर के सचान जो हमारे प्रयागराज के आईसीआई के चेयरमैन हैं, ये मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, मेरे को एक क्वेश्चन है सर। जोशी साहब। Yes sir. These spherical particles are hollow or solid? Are these spherical particles are hollow or solid? Sir, in fly ash, sir, मुझे आपका सवाल समझा। Each fly ash, in each fly ash source में there are certain particles which are hollow from inside. There is air inside them, and they are ultra lightweight, and they are called as cenospheres. और ये जो cenospheres है, they are sold for more than $5,000 per ton. बहुत एक्सपेंसिव, लाखों रुपए पर। कौन है वो? And they are all used in aircraft manufacturing. तो वो completely अलग फील्ड है, cenosphere का जो फील्ड है वो, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है, बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू अवर कंक्रीट इंडस्ट्री। और cenosphere जो है 0.001% बनते हैं फ्लाई ऐश में, बाकी की पूरी फ्लाई ऐश सॉलिड पार्टिकल है। Okay. Hello, sir. I think they are this insulating also, I suppose, since they are. Yes sir, they are highly insulating. और बहुत उनका बढ़िया एप्लीकेशन है, लेकिन सब हाई एंड एप्लीकेशन है वो। गुड इवनिंग सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए सचिन सर, बोलिए। Sir, there is one question from my side, myself Samir Gaud. I want to ask, how will one determine the compatible superplasticizer for use of fly ash in concrete and for other materials also? सर, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। कॉम्पेटिबिलिटी फ्लाई ऐश की सुपर प्लास्टिसाइजर के साथ क्या है? हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि जो कॉम्पेटिबिलिटी का इश्यू आता है प्लास्टिसाइजर का, मेनली बिकॉज ऑफ द शेप वेरिएशन की वजह से आता है। तो जीजीबीएस के साथ आता है। जैसे एक सवाल में अभी बहुत बढ़िया पढ़ा मैंने यहाँ पर, रवि सिंह पूछ रहे हैं कि स्लैग भी फॉर्म होता है 1400 पे, वो स्फेरिकल क्यों नहीं है? तो थोड़ा कॉमन आंसर है दोनों का। स्लैग फॉर्म होने के बाद ग्राइंड होता है, फ्लाई ऐश पहले ग्राइंड होता है, बाद में टेम्परेचर मिलता है, इसलिए स्लैग स्फेरिकल नहीं, क्योंकि ग्राइंडिंग प्रोसेस शेप डिस्टर्ब हो गया आपका। फ्लाई ऐश में पहले ग्राइंडिंग फिर। और सर इसीलिए मेरे पिछले 25-30 साल के अनुभव में
मैंने नहीं देखा कि एडमिक्सचर की कंपैटिबिलिटी फ्लाई ऐश के साथ इशू है। एडमिक्सचर कंपैटिबिलिटी इज ऑलवेज विद सीमेंट एंड स्लैग। वो कैसे चेक करेंगे? सिंपल टेस्ट है, मार्श कोन टेस्ट। मार्श कोन टेस्ट से कीजिए और डेफिनेटली यू कैन चेक द कंपैटिबिलिटी। जोशी जी, हेलो हेलो। हाँ बोलिए। थैंक यू। जोशी जी। हाँ कहिए। जोशी जी, दिस इज सुप्रदीप दास, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरा एक प्रॉब्लम क्वेश्चन है कि जब आप प्रॉब्लम जो आता है कंपैटिबिलिटी का, वो स्लैग और सीमेंट के साथ आता है। हाँ। और अगर वो स्लैग सीमेंट हो, उसके साथ एडमिक्सचर का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ। तो वो बेसिकली रियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यस सर, रियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और टू सम एक्सटेंट दैट मे बी द ग्राइंडिंग फैक्टर ऑफ द सीमेंट or the gypsum used in the grinding of the cement. These two aspects are very, very important when you are checking the compatibility or issue of compatibility between slag cement and the admixture. yes, am I right? Yes. Right sir, right. Okay, thank you. And your presentation was very good. Thank Hello. you. Thank you very much sir, thank you. ठीक है सचान सर, आप कुछ कहें? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। इंजीनियर मुकुंद जोशी जी द्वारा दिया गया आईएएस पे जो लेक्चर था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर हम देखेंगे तो 2030 तक हमारा जो फ्लाई ऐश प्रोडक्शन इंडिया में होगा लगभग 437 मिलियन टन का होगा, और उस समय एस्टिमेटेड जो ग्रोथ चल रही है सीमेंट में यूज करने की, तो 151 मिलियन टन हम यूज कर पाएंगे। फिर भी 286 मिलियन टन ऐसा रह जाता है जो अनयूटिलाइज्ड है। तो जो सभी कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि कैसे इसको और डिफरेंट यूजेस में लाया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। धन्यवाद जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सचान साहब। हमारे इसमें आईसीआई सेंटर, जबलपुर सेंटर के मनीष जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा यहाँ पर कुछ शब्द कहें। मनीष जी। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग टू ऑल। जोशी साहब का बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन रहा फ्लाई ऐश के बारे में, जिससे हमें पता लगा कि लॉन्ग टर्म में हमें स्ट्रेंथ कैसे गेन करनी है, मेगा स्ट्रक्चर्स पे कैसे वर्क करना है। तो ये सभी टेक्नोक्रेट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और जोशी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मनीष जी। हमारे साथ जो है वाराणसी के भी आईसीआई के चेयरमैन जो है वीरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, मैं कहूँगा उनसे भी कि वो भी इस अवसर पर दो शब्द कहें। वीरेंद्र कुमार जी। चलिए, कई जो लेट जुड़े हुए हैं उनके लिए हमारे इंजीनियर मुकुंद जोशी सर ने जो बहुत ही बढ़िया और सरल भाषा में जो प्रेजेंटेशन दिया, थोड़ा उनका परिचय मैं आपको दे देता हूँ उनके बारे में। जो कि शुरुआत में जो चीज़ होना चाहिए थी कि हमारे इंजीनियर मुकुंद जोशी जो हैं प्रोफेशन से कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट हैं। 2014 में स्थापित कांसो सॉल्यूशन लिमिटेड के वो डायरेक्टर हैं। आपने 8 से ज्यादा देशों में बहुत उपयोगी प्रोजेक्ट जैसे बुर्ज खलीफा, बहरीन का व्यापारिक केंद्र, कैगा ऑटोमेटिक रिएक्टर सेंटर और मुंबई मेरीन आउटफॉल में कंक्रीट एक्सपर्ट रूप में काफी अपना योगदान दिया हुआ है। आपका रुझान फ्लाई ऐश टेक्नोलॉजी, एरिएटेड ब्लॉक्स, बॉल बेयरिंग कंक्रीट में काफी रहा है। विश्व भर में आपने 100 से ज्यादा सिविल इंजीनियर को कंक्रीट के संबंध में निपुण किया हुआ है। आपने एएससी ब्लॉक पर सुपर मेसनरी जो कि अमेजन इंडिया के इसमें प्रकाशित हुई है उसको भी आपने लिखा हुआ है, और आप YouTube पर एरिएटेड कंक्रीट के संदर्भ में काफी देखे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो प्रोग्राम जो आईसीआई सेंटर जबलपुर के द्वारा आयोजित किया गया था, आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और भविष्य में भी हम ऐसे ही कार्यक्रम करने की प्रयास करते रहेंगे। और मैं तहे दिल से मुकुंद सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में मैंने बहुत सारे लेक्चर सुने हैं, और इतना सरल, सिंपल और सटीक पॉइंट टू पॉइंट मैंने लेक्चर बहुत कम सुना है। तो सर आपका बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और फ्लाई ऐश जो एक इनोवेशन है इस विश्व के लिए, उसका हम सब इंजीनियर जो है
फायदा उठाएंगे और एक कूलर कंक्रीट बनाने में विश्व को योगदान देंगे। मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में जुड़ने पर बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मुकुल सर, धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir.